दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है 30 दिसंबर को, उसके बारे में कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन मुझे बच्चों ने भेजे हैं, जितने उन्हें याद रहे हैं, वे सभी क्वेश्चन एक बार हम देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और ईवीएस में एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एनसीईआरटी के बाहर से क्या क्या आपका पूछा गया है। क्योंकि 27 दिसंबर की शिफ्ट से आपका जो पेपर है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। ईवीएस का अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो आपके एनसीईआरटी से पूछे जा रहे थे, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन आपका बाहर से पूछा जा रहा है। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु मलिक और स्वागत है आपका एम विद मधु पर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी तक आपकी एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं हुई जिसमें मैप से क्वेश्चन आया हो। मैप से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि जब आपको पता ही चल गया कि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आना है, तो आप एक क्वेश्चन, आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगी मैप को पढ़ने में, तो आप एक क्वेश्चन अपना मैप से पक्का कर लेंगे। आज की शिफ्ट में मैप से पूछा गया था कि कौन से राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। पहले ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गुजरात से लगते हुए राज्य पूछे गए हैं, अरब सागर से लगते हुए राज्य पूछे गए हैं, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य पूछे गए हैं। तो आज पूछे गए हैं समुद्र तट से लगे हुए राज्य। उन राज्यों को देखते हैं कौन कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। ये कुल 9 राज्य है जिनकी जो सीमा है वो समुद्र तट से लगती है। अब बाकी के भी सभी राज्यों को एक बार देख लेना, क्या पता किस राज्य से क्वेश्चन आपका पूछा जाए, क्योंकि 28 दिसंबर की शिफ्ट में आपका पूछा गया था तमिलनाडु से लगते हुए राज्य। ठीक है, एक बार मैप आप देख लेंगे तो मैप का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, अनाज से भूसे को अलग करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। जिसने मुझे क्वेश्चन भेजा है, ऑप्शंस उनके याद नहीं, क्योंकि ऑनलाइन जो पेपर होता है उसमें इतने सारे क्वेश्चन याद रखना, उनके ऑप्शंस याद रखना ये पॉसिबल नहीं होता। तो अनाज से भूसे को अलग करने का तरीका जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है निष्पावन। क्या तरीका दिया हुआ है? निष्पावन। लेकिन कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि निष्पावन जो है वो ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में उस जो आया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम, क्योंकि ऑप्शन याद नहीं, वो नहीं बता सकते, निष्पावन होता है वैसे ही। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है आपका उत्तरकाशी में। ये क्वेश्चन जो आपका बना है ये बना है आपका जो बछेंद्री पाल वाला चैप्टर था उससे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है लद्दाख को। किसको बोला जाता है? लद्दाख को। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से है। नेहरू इंस्टीट्यूट वाला भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है। और अनाज से भूसे को अलग करने का तरीका जो निष्पावन होता है ये भी आपसे अभी तक तो एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी में जो त्योहार दिया हुआ है वो दिया हुआ है बिहू। बिहू वैसे नृत्य भी होता है और त्योहार भी होता है, और बिहू मनाया जाता है असम में। लेकिन जो पोंगल त्योहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन आया था, भारत में खाना बनाने के लिए सबसे कम किस तेल का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शंस में से तेल दिए हुए थे उसमें से सही जवाब था पाम का तेल। अब जो ऑप्शंस और थे वो ऑप्शंस एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जो आंसर था इसका ये पाम का तेल था। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, जैसे पोंगल त्योहार हुआ, पाम का तेल, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से आप देख लीजिए। वैसे एनसीईआरटी से भी आपको 9 से 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो मैंने मैराथन की वीडियो कराई हुई है ईवीएस की, उसमें से भी मुझे जो उसका बच्चे बता रहे हैं उसमें 9 से 10 क्वेश्चन उन्हें मिल रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था जीन पियाजे के स्कीमा से।
जीन पियाजे से ऐसी कोई शिफ्ट नहीं गई जिसमें जीन पियाजे से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। जीन पियाजे की स्टेजेस से, स्कीमा से, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक बार आप देख लेंगे स्कीमा क्या होता है। स्कीमा होता है हमारी मानसिक संरचनाएं, हम कि कैसे हम चीजों को याद रखते हैं। एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो नहीं जानता कि जो बॉल है वो बॉल क्या है। हमने छोटे बच्चे को बॉल दी और उसको बताया कि ये बॉल है। बच्चा सोचेगा, हर गोल चीज को बच्चा सोचेगा कि ये बॉल है। बच्चे ने जब एक अंडा देखा, वो उसको भी बॉल सोचेगा। अगर बच्चे ने उस अंडे को फेंक दिया, वो टूट गया, तब बच्चे के मन में स्कीमा बना कि ये बॉल नहीं है, तो फिर ये क्या है। उसके पेरेंट्स बताएंगे कि ये तो अंडा था, ये बॉल नहीं है। फिर बच्चे के मन में उस अंडे का जो इमेज है वो बन जाएगी। जब दोबारा वो उसको देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये अंडा है, ये बॉल नहीं है। हर गोल चीज जो दिखती है वो बॉल नहीं होती। तो इस तरीके से हम चीजों को जिस तरीके से अपनी मानसिक संरचनाओं में रखते हैं, वो होती है हमारी स्कीमा। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके स्किनर के सिद्धांत से। स्किनर की थ्योरी भी आपको पढ़ लेनी है। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहों पर, तो स्किनर की थ्योरी भी आपको करके जानी है। एक क्वेश्चन आपका एनईपी से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, एनईपी को आप कर जाएंगे। वाइगोत्स्की के जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आपका भर भर के पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन आ रहा है। तो वाइगोत्स्की का एक बार जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो भी आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया। ये दिया था बीएफ स्किनर से। स्किनर का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन आज की शिफ्ट में स्किनर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार आपको स्किनर देख लेना है। जो आगे की शिफ्ट है, क्या पता उनमें भी स्किनर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक सामाजिकरण से। क्वेश्चन आया था कि बालक के प्राथमिक सामाजिकरण जो है वो कहां से प्रारंभ होता है। तो बालक का प्राथमिक सामाजिकरण शुरू होता है उसके परिवार से। ऑप्शन सब याद नहीं एग्जैक्ट क्या ऑप्शन थे, लेकिन प्राथमिक सामाजिकरण की जो इकाई है वो होती है परिवार। क्वेश्चन एक भाषा कौशलों से भी पूछा गया था कि जो हमारे भाषा कौशल होते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनसे भी एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था खच्चर का पर्यायवाची। तो इसका आंसर होगा गधा। वैसे जो खच्चर होता है वो गधा नहीं होता, वो घोड़ा और गधा का कोई बीच का होता है, लेकिन ऑप्शन में और कुछ नहीं दिया था, तो खच्चर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा गधा। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेड डाटा बुक का क्या मतलब है। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ रेड डाटा बुक के बारे में, ये थोड़ा सा बाहर से आपका क्वेश्चन आ गया। रेड डाटा बुक क्या होती है। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN की अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ये होता है IUCN की फुल फॉर्म भी आप एक बार ध्यान रख लेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ये एक सूची जारी करता है जिसे बोला जाता है रेड डाटा बुक। इसमें क्या होता है, इसमें सभी जीवों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे पहले जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1948 में। रेड डाटा बुक के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पुराना वन संरक्षण राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो सबसे पुराना वन संरक्षण राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, आपको ध्यान रखना है। और पहले इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था, पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। उसके बाद में 1957 में इसका नाम चेंज करके एक जिम कॉर्बेट थे संरक्षणवादी, उनकी जो याद में इनका नाम, इसका नाम पार्क का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका चेंज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पुराना जो वन संरक्षण राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कैलकुलिया से। डिस्कैलकुलिया क्या है।
डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणित संबंधी जो विकार है वो होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे नाम से ही क्लियर है, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलिया को हम रिलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन से। इस रोग से बाधित बच्चे शीघ्र नहीं पहचाने जाते। इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती है। ये बच्चे जोड़, घटा, गुना, भाग आदि करने में अत्यधिक देरी करते हैं। माता पिता इन्हें सुस्त, आलसी कहते हैं। गणित के अतिरिक्त कई अन्य विषयों में भी इनके कार्य जो है वो ठीक होते हैं। जो बच्चा डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम से ग्रस्त होता है वो उसके अन्य विषय तो ठीक होते हैं, लेकिन उसे जोड़, घटा, गुना, भाग यानी कि गणना करने में प्रॉब्लम होती है। लक्षण कैसे हम ये देख सकते हैं बच्चे में, बच्चा अगर गणितीय कार्य करने में कठिनाई उसे महसूस हो रही है तो उसे डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है। बच्चे को संख्याओं को पहचानने में अगर समस्या होती है, आकृति विभेदन की समस्या होती है, छोटा बड़ा जैसे परिधि, क्षेत्रफल, इन सभी को अगर समझने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चे को डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा जो है डिसकैलकुलिया की अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखना है, बस ये तो मैंने आपको सारा आपके नॉलेज के लिए बता दिया। डिसकैलकुलिया एक प्रॉब्लम है गणित संबंधी, यानी कि कैलकुलेशन करने में बच्चे को अगर प्रॉब्लम आती है तो उसे बोला जाता है डिसकैलकुलिया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके 30 दिसंबर की शिफ्ट में पूछे गए थे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चंस पता चले और आगे की उनकी तैयारी वे अपने उसके अकॉर्डिंग कर पाए कि क्या-क्या टॉपिक से, कौन-कौन से टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यदि आप सीटेट की, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो वे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।